Good morning, students. This is your English class, and today we are going to study our next chapter. That is a beautiful poem. That name is The Vagabond. The Vagabond. It was written by R.L. Stevenson. So, firstly, we need to understand what is the meaning of a vagabond. Vagabond means a person who wanders without any purpose, and he likes to wander a lot. यानी कि एक ऐसा पर्सन जो किसी बिना पर्पस के घूमना पसंद करता हो और उसका कोई पर्पस नहीं होता घूमने का, ना ही उसका कोई घर होता, जस्ट वो घूमना ही पसंद करता है. दैट इज कॉल्ड वैगाबॉन्ड, राइट? सो लेट्स वार्म अप. लुक एट द पिक्चर्स. इन पिक्चर्स को देखो. डू यू फील लाइक विजिटिंग एनी ऑफ द प्लेसेस शोन इन पिक्चर्स? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इन प्लेसेस पे विजिट करते हो? टेल योर क्लास वेयर यू वांट टू गो एंड व्हाई. अपनी क्लास को बताओ कि तुम कहाँ जाना चाहते हो इन प्लेसेस पे और क्यों जाना चाहते हो. बेसिकली वी आर नॉट इन द क्लास, सो यू कैन डिस्कस दिस पॉइंट विद योर फैमिली मेंबर्स. नाउ लेट्स रिसाइट दिस ब्यूटीफुल पोएम. Give to me the life I love. Let the life go by me. Give the jolly heaven above and the bayway nigh me. Bed in the bush with the stars to see, bright eye deep in the river. There's the life for a man like me. There is the life forever. Let the blow fall soon or late. Let what will be over me give the face of earth around and the road before me. Wealth I seek not, hope nor love, nor a friend to know me. All I seek the heaven above and road below me. Or to let autumn fall on me, where afield I linger, silencing the bird on tree, biting the blue finger. White as meal the frosty field, warm the fireside heaven. Not to autumn will I yield, not to winter even. Let the blow fall soon or late. Let what will be over me give the face of earth around and the road before me. Wealth I ask not, hope nor love, nor a friend to know me. All I ask the heaven above and the road below me. It's a very beautiful poem. Now let's understand it. What is the meaning of these lines? Our first line is that, yes, give to me the life I love. उत्तर कहता है, गॉड से प्रार्थना करता है, भगवान से कहता है कि मुझे उस तरह की लाइफ दो जिस तरह की लाइफ मैं चाहता हूं. लेट द लिव गो बाय मी. और बाकी जो चीजें हैं, जितनी भी चीजें रह जाती हैं, यानी कि हमारी लाइफ में जो लग्जरी चीजें होती हैं, घर होता है, गाड़ी होता है, तो वो सब कुछ रहने दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए. लिव का मतलब होता है बाकी चीजें, जो रेस्ट ऑफ थिंग्स होती हैं. तो ये कहता है कि बाकी चीजें मुझे नहीं चाहिए. गिव द जोली हेवन अबोव एंड द बेवे नाई मी. तो कहते हैं कि मेरे ऊपर एक हेवन होना चाहिए, यानी कि आकाश होना चाहिए बस. और बाई वे का मतलब होता है रोड, और नाई का मतलब होता है नियर. और मेरे सामने एक रास्ता होना चाहिए. नियर का मतलब होता है पास. मेरे पास एक रास्ता होना चाहिए, मेरे सामने एक रास्ता होना चाहिए, ताकि जिसमें मैं जा सकूं, चल सकूं, मैं पूरी दुनिया घूम सकूं. तो ऑथर ये कहना चाहता है, वो अपनी इच्छा बता रहा है भगवान को कि भगवान मुझे बस इतना ही दे दो कि मेरे ऊपर छत हो. छत किस चीज की? कि आकाश की छत हो, हेवन हो मेरे ऊपर, और मेरे सामने एक रास्ता हो जो मेरे जिससे मैं पूरी दुनिया घूम सकूं. वो ऐसी इच्छा करता है ऑथर. बेड इन द बुश विद स्टार्स टू सी, ब्राइट आई डिप इन द रिवर. देयर इज अ लाइफ फॉर अ मैन लाइक मी, देयर इज अ लाइफ फॉर एवर. तो कहते हैं कि मुझे कोई बहुत ही अच्छा बेड नहीं चाहिए, मुझे बुशेस का बेड चाहिए. यानी कि मैं घास में सो जाऊंगा, झाड़ियों में सो जाऊंगा, जहां पे मैं स्टार्स को देख सकूं. यानी कि वो छत नहीं मांगता, वो आकाश मांगता है, वो नीला आसमान मांगता है. वो कहते हैं कि ब्रेड आई डीप इन द रिवर. तो जिस तरह लोग ब्रेड खाते हैं, चाय कॉफी पीते हैं, तो मुझे मैं अपना ब्रेड अपनी सिंपल यानी कि पानी के साथ ही ले लूंगा. यानी कि मैं सिंपल लाइफ ही अपनी स्पेंड कर लूंगा, मुझे कोई लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए. देयर इज अ लाइफ फॉर मैन लाइक मी. तो वो कहता है कि मेरे तरह के व्यक्ति को इसी तरह की लाइफ चाहिए. देयर इज अ लाइफ फॉर एवर. और हमेशा के लिए ऐसी लाइफ चाहिए. ऐसा नहीं कि 2-4 दिन के लिए.
तो हमेशा के लिए मुझे इस तरह की लाइफ चाहिए, ओथर ऐसा कहता है। नेक्स्ट, लेट द ब्लो फॉल सून और लेट। ब्लो का मतलब है यहाँ पे यानी कि शोक, मिसफॉर्च्यून, यानी कि डेथ, यानी कि किसी भी तरह की मुसीबत। तो उथर कहता है कि मेरे ऊपर किसी भी तरह की मुसीबत आने दो, गिरने दो मेरे मेरे ऊपर किसी भी तरह की मुसीबत। अगर मैं रोड पे रहूंगा, सड़कों पे घूमूंगा, मेरे पास घर नहीं होगा, तो ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत सारी मुझ पे बहुत सारी मुसीबतें आएंगी। वो कहता है कि मुसीबतें आने दो, मेरी चाहे डेथ हो जाए, चाहे वो अब हो जाए या बाद में हो जाए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। लेट वट विल बी ओवर मी, कुछ भी होने दो मेरे साथ, कुछ भी होने दो मेरे ऊपर, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। उथर ऐसा कहता है। गिव द फेस ऑफ अर्थ अराउंड एंड द रोड बिफोर बी। गिव द फेस ऑफ अर्थ अराउंड का मतलब है कि मुझे इस अर्थ में यानी कि इस नेचर में रहने दो, यानी कि मैं किसी घर में नहीं रहना चाहता, मैं नीले आसमान के नीचे रहना चाहता हूँ, घूमना चाहता हूँ, और मेरे सामने एक रोड होना चाहिए, यानी कि मुझे नेचर के पास रखो और मुझे रोड दो, यानी कि इस रोड पे मैं जा सकूं, मेरे सामने एक रोड होना चाहिए, तो मैं चलता जाऊं, पूरी दुनिया घूमूं। तो उस से विश करता है, वो कहता है कि मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं सिर्फ यही चीज मांगता हूँ कि मैं नेचर के साथ रहना चाहता हूँ, आसमान के नीचे रहना चाहता हूँ, खुले आसमान में सोना चाहता हूँ, ताकि मैं स्टार्स को देख सकूं, तारों को देख सकूं। तो उथर ऐसे विश करता है भगवान से। वेल्थ आई सिक नॉट, होप नोर लव। वो कहते हैं ना तो मैं सीख करता हूँ वेल्थ के लिए, यानी कि धन दौलत के लिए, ना मैं कामना करता हूँ, ना मैं उनको ढूंढना चाहता हूँ, ना मैं चाहता हूँ कि मुझे धन दौलत मिले, ना मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी का प्यार मिले। नोर ए फ्रेंड टू नो मी, ना ही मुझे किसी भी तरह का ऐसा कोई फ्रेंड चाहिए, ऐसा कोई दोस्त चाहिए जिसकी जो मुझे जानता हो। तो वो कहता है कि ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे प्यार चाहिए, ना मुझे फ्रेंड चाहिए, मुझे क्या चाहिए, बस इस तरह की लाइफ चाहिए जहां पर मैं नेचर के साथ रह पाऊं और कहीं भी घूम पाऊं बिना पर्पस के। ऑल आई सिक द हेवन अबोव एंड द रोड बिलो मी। तो सेम लाइन वो कहता है कि जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि हेवन मेरे ऊपर हो, यानी कि आसमान मेरे ऊपर हो, नीला आकाश मेरे ऊपर हो, और मेरे सामने रोड हो, और मैं घूमता रहूं, पूरी दुनिया घूमता रहूं, चलता ही रहूं बस। और लेट ऑटम फॉल ऑन मी वेयर अ फील्ड आई लिंगर। तो कहता है कि चाहे पतझड़ मेरे ऊपर गिरता रहे, यानी कि पतझड़ में क्या होता है, ट्रीज के जो पत्ते होते हैं, लीव्स होते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो कहता है कि चाहे ओटम आ जाए, पतझड़ आ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं। वेयर आई फील का मतलब होता है कोई स्थान, लिंगर का मतलब होता है कोई ठहरना, जहां पे मैं ठहरता हूँ, मैं रुकता हूँ, वहां पे चाहे ओटम आ जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, पत्ते झड़ने लग जाए मेरे ऊपर, कोई परवाह नहीं है। साइलेंसिंग द बर्ड ऑन ट्री, बाइटिंग द ब्लू फिंगर। तो बाइटिंग द ब्लू फिंगर का मतलब होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होना, राइट। तो साइलेंसिंग द बर्ड ऑन ट्री, वो कहता है कि जिस तरह विंटर आने पे, यानी कि सर्दियां आने पे बर्ड्स जो होती हैं वहां से चली जाती हैं और ऐसे स्थान पे चली जाती हैं जहाँ पे जो जो स्थान थोड़ा ऊंचा हो, जो ऊपर हो, जहाँ पे गर्मी हो। तो वो कहते हैं कि साइलेंसिंग द बर्ड ऑन ट्री, जिस तरह विंटर आने पे बर्ड्स साइलेंस हो जाती हैं, चुप हो जाती हैं, यानी कि बर्ड्स वहां पे नहीं होती और बहुत ज्यादा ठंड होती है, तो कहता है कि मुझे उसकी परवाह नहीं। तो ये कहना चाहता है कि चाहे ठंड आ जाए या फिर ओटमन आ जाए, विंटर आ जाए, ओटम आ जाए, तो कहता है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, ओटम की परवाह नहीं है, विंटर की परवाह नहीं है, तो मुझे किसी की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ इस तरह की लाइफ चाहिए जहां पे मैं कहीं भी घूम सकूं। व्हाइट एज मील द फ्रोस्टी फील्ड, वोम द फायर साइड हेवन। तो वो फिर यहाँ पे इस लाइन में कहता है कि चाहे पूरी धरती एक मील की तरह हो जाए, जैसे कॉर्न मील होता है, जैसे मक्की का आटा होता है, बिल्कुल व्हाइट व्हाइट सा। तो कहता है कि चाहे पूरी धरती पे इस तरह की बर्फ जम जाए कि जहां पे मैं हूँ उस फील्ड में इस तरह की फ्रोस्टी हो जाए, वो बर्फ वाली हो जाए, तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। वार्म द फायर साइड हेवन, तो जिस उस समय लोग क्या करते हैं, अपने आप को एक सेफ प्लेस पे ले जाकर, जिस समय बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, चारों तरफ बर्फ जम जाती है, तो एक सेफ प्लेस पे जाके, अपने शेल्टर में जाके वो वहां पे फायर साइड के पास बैठ जाते हैं, यानी कि बोन फायर जलाते हैं और उसके पास बैठ जाते हैं अपने आप को गर्म करने के लिए। वो कहते हैं कि मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो कहना चाहता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, सिर्फ एक मुझे घूमने का रास्ता चाहिए और मेरे ऊपर नीला आकाश होना चाहिए, आसमान होना चाहिए। नोट टू द ऑटम विल आई याइल्ड, नॉट टू विंटर इवन। वो कहता है कि मुझे ना तो ओटम रोक सकती है, किसी स्थान पर दबा सकती है, रोक सकती है, ना ही मुझे विंटर रोक सकती है। वो कहता है कि किसी भी तरह का मौसम मुझे एक स्थान पे नहीं रोक सकता है, मैं बस पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ। लेट द ब्लो फॉल सून और लेट, लेट व्हाट विल बी ओवर मी।
ब्लो का मतलब सेम, कि चाहे डेथ कब मर्जी आ जाए मेरी, यानी कि मृत्यु मेरी कभी मर्जी हो जाए, अभी हो जाए या बाद में हो जाए, मुझे कोई परवाह नहीं है, मेरे साथ कुछ भी होने दो। गिव द फेस ऑफ अर्थ अराउंड एंड रोड बिफोर मी। बस मेरे ऊपर वो, यानी कि मुझे नेचर का साथ मिलना चाहिए, प्रकृति का साथ मिलना चाहिए, और मेरे सामने एक रोड होना चाहिए जहाँ पे मैं घूम सकूं। वेल्थ आई आस्क नॉट होप नोर लव, ना ही मैं वेल्थ चाहता हूँ, ना ही मैं किसी भी तरह का लव चाहता हूँ, प्यार चाहता हूँ। नोर ए फ्रेंड टू नो मी, ना ही मुझे इस तरह का कोई फ्रेंड चाहिए जो मुझे जानता हो। ऑल आई आस्क द हेवन अबोव एंड रोड बिलो मी, जो मैं कुछ मांग रहा हूँ, जो कुछ मैं चाहता हूँ, वो इतना ही है कि केवल मेरे ऊपर नीला आसमान हो, आकाश हो, और मेरे सामने रोड हो। राइट? So this is all about this poem. So basically in this poem, the vagabond like wishes that he wants that like there should be a road and there should be nature, and he wants to wander everywhere without any purpose, right? So he, even he does not fear from the death, and any like season, like autumn is there or like winter is there, so he does not fear from any season, right? So some difficult words are here, let's understand these words. Vagabond, one who wanders without a purpose and does not have a home or a job. यानी कि एक ऐसा पर्सन जो दुनिया में घूमता रहता है, बस उसके पास ना ही कोई घर होता, ना ही कोई जॉब होती, बस बिना पर्पस के वो घूमता रहता है, तो उसको बोलते हैं वैगाबॉन्ड। लावे का मतलब होता है द रेस्ट रिमेन, रिमाइंडर, यानी कि जो बाकी बची हुई चीजें होती हैं। बाई वे का मतलब होता है रोड दैट इज नॉट ओपन यूज, ऐसा रोड जो ओपन यूज नहीं करते लोग। नाई का मतलब होता है ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, नाई का मतलब होता है नियर। ब्लो, ब्लो का मीनिंग है यहाँ पे शोक, मिसफॉर्च्यून यानी कि डेथ, मृत्यु यानी कि मौत। नेक्स्ट, फ्रोस्टी का मतलब होता है कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ आइस, यानी कि ऐसा प्लेस जो किसी चीज से कवर्ड हो। किससे कवर्ड हो? बेसिकली आइस से कवर्ड हो, बर्फ से कवर्ड हो, उसको बोलते हैं फ्रोस्टी। हेवन मीन्स अ सेफ प्लेस, यानी कि शेल्टर, यानी कि ऐसा प्लेस जो किसी के रहने के लिए, वहां पे रुकने के लिए उपयुक्त हो, सही हो। याइल मीन्स, याइल मीन्स गिवन इन इट, यानी कि किसी को, सॉरी, कहीं किसी को रोकना या किसी को वहां पे दबाना। वो कहता है ना कि मुझे कोई भी चीज रोक नहीं सकती, कोई भी मुझे सीजन वहां पे रोक नहीं सकता। तो गिवन टू, इसका मीनिंग होता है, राइट? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंटरप्रेटिंग द पोएम। दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। वेट प्लीज। The life that vagabond loves is one in which, जो लाइफ वैगाबोंड लव करता है, पसंद करता है, वो कौन सी है? ही हैज फास्ट कार्स एंड ब्यूटीफुल हाउसेस, वो चाहता है कि उसके पास क्या हो? फास्ट कार्स हो और ब्यूटीफुल हाउसेस हो। ये आंसर हो सकता है? नो। ही कैन एंजॉय द व्यू ऑफ ब्लू स्काई एंड वॉक ऑन द सेक्यूलेटेड रोड। ये आंसर हो सकता है? लाइक लेट्स सी दैट, वी विल डिस्कस ऑन दिस। ही कैन स्लीप आउटडोर्स, वो बाहर सोए, एंड सी द स्टार्स, और स्टार को देखे, एंड हैव जस्ट ए पीस ऑफ ड्राई ब्रेड टू ईट, उसके पास ड्राई ब्रेड हो खाने के लिए। ऑप्शन हो सकता है, वी विल डिस्कस बोथ द ऑप्शन बी एंड सी। सो बोथ द ऑप्शन बी एंड सी इज राइट आंसर, यानी कि बी वाला पॉइंट भी ठीक है और सी वाला पॉइंट भी ठीक है। इसके हिसाब से हमने डी वाले पे टिक करना है, हमने यहाँ पे टिक करना है, बिकॉज बोथ द ऑप्शन बी एंड सी आर राइट। नाउ let's talk about the second question. The lines let the blow fall soon or late. Let what will be over be mean that. जो ये लाइन है इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट मीनिंग इट कैन बी द वैगाबोंड इज अफ्रेड ऑफ डेथ। जो वैगाबोंड होता है वो डेथ से अफ्रेड होता है, डर जाता है। इट डज नॉट वांट इट टू हैपन, वो नहीं चाहता कि ऐसा हो उसके साथ, यानी कि उसकी मृत्यु आए। द वैगाबोंड इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, वो वैगाबोंड डेथ से नहीं डरता। ही विल एक्सेप्ट वट एवर हैपन्स, वो स्वीकार करता है कि जो भी उसके साथ होता है। वैगाबोंड इज नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ बट ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग पुअर एंड कोल्ड। वो डेथ से नहीं डरता, मृत्यु से नहीं डरता, परंतु वो पुअर होने से और ठंड से डरता है। बोथ द ऑप्शन बी एंड सी। सो आवर राइट ऑप्शन इज दैट बी ऑप्शन इज राइट।
The vagabond is not afraid of death. He will accept whatever happens. So this option is right. Clear? Now, next point. The lines silencing the bird on tree, biting the blue finger mean that. ये जो लाइन है इसका मीनिंग क्या है? Meaning can be there. The vagabond kills the bird with blue feet that was perched on the tree. जो vagabond है वो उस bird को मार देता है अपने blue feet से जो उस ट्री पे पर्च की होती है, जो उस ट्री पे बैठी होती है. Second can be the vagabond makes the merely chirping bird on the tree fly away. Vagabond जो होता है वो जो बर्ड्स वहां पे मैरली चिरपिंग कर रही होती है, खुशी से चिर्प कर रही होती है, यानी कि कुछ चहचा रही होती है, उसको वहां से उड़ा देता है. नेक्स्ट, ड्यूरिंग ऑटम एंड विंटर द बर्ड्स फ्लाई अवे टू वार्मर एरियाज. दे नो लॉन्गर सिंग ऑन द ट्रीज एंड पीपल फील वेरी कोल्ड. तो उन दिनों बहुत लोग ठंड महसूस करते हैं और वो वहां पे सिंग नहीं करती, वो वहां से चली जाती है. Next, vagabond does not like to listen to the chirping of the birds on the trees and sits under the tree feeling cold. So, what can be the answer? So, we know that our C point is right. During autumn and winter, the birds fly away to warmer areas. They no longer sing on the trees and people feel very cold. So it means C option is right. Now, come on the point number 4. The lines white as meal, the frosty field, warm the fireside heaven refer to the fact that. जो लाइन है इसका मीनिंग क्या है, क्या फैक्ट को रेफर करती है? During winters, the field become as white as cornmeal due to snow, and most people sit inside their homes beside the warmer fireplace. तो विंटर के दौरान जो फील्ड होते हैं, जो खेत होते हैं, जो मैदान होते हैं, वो बिल्कुल वाइट हो जाते हैं, जैसे कि कॉर्न मील हो, यानी कि कॉर्न का बना मक्की का जो आटे की तरह बना हो, डाउ होता है, आटा गूंदा हुआ आटा होता है, उसकी तरह हो जाते हैं. और ज्यादातर लोग घर के अंदर बैठ जाते हैं फायर प्लेस के पास अपने आप को गर्माहट देने के लिए. तो ये इसका मीनिंग है. या फिर द फील्ड्स आर वाइट बिकॉज corn is growing there and the farmer light fires in the their fields. जो फील्ड है वो वाइट है क्योंकि वो वहां पे पैदा हो रही हैं और फार्मर उसको लाइट करते हैं, जलाते हैं. Second can be, sorry, third can be cotton growing in the fields make them look white. जो कॉटन ग्रो कर रही है वो उसको वाइट कर देती है उस फील्ड को. पीपल फाइंड द फायर प्लेस टू वार्म टू सिट बिसाइड. और पीपल फायर प्लेस के पास बैठ जाते हैं. फोर्थ, द फील्ड्स हैव बीन डिस्ट्रॉयड बाय व्हाइट इंसेक्ट्स. जो फील्ड है, जो व्हाइट इंसेक्ट्स हैं उसके द्वारा खराब कर दी जाती है. फार्मर्स बर्न फायर्स टू गेट रीड ऑफ देम. फार्मर्स को जला देते हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए. So what can be the right answer? We know the right answer is that during winters means A option is right. During winters, the fields become as white as cornmeal due to snow, and most people sit inside their homes beside the warm fireplace. Right? Now let's discuss think and answer. First question is that do you think the vagabond is adventurous? Why? क्या तुम्हें लगता है जो वैगाबोन जो होता है वो एडवेंचरस है, यानी कि साहसी है, यानी कि साहसी काम करने वाला है, जोखिम वाले काम करने वाला है? अगर लगता है यस तो क्यों? सो वी कैन राइट द आंसर हियर. आई विल सेंड द आंसर की एंड बट आई कैन गिव यू द आइडियल आंसर. यस, द वैगाबोन इज एडवेंचरस. जो वैगाबोन होता है वो एडवेंचरस होता है. He loves to travel. वो ट्रैवल करना पसंद करता है. He enjoys life outdoors. वो आउटडोर की लाइफ को एंजॉय करता है, घूमना फिरना पसंद करता है. Comforts of the home do not hold him from stepping out on the road. जो घर में रहने का कंफर्ट होता है, आराम होता है, वो चीज उसको नहीं रोक सकती है बाहर जाने के लिए. तो हम उस बात पे कह सकते हैं कि यस, वेगाबोन जो होता है वो एडवेंचरस होता है. क्वेश्चन नंबर 2, राइट ए पैराग्राफ ऑन अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ वैगाबोंड. आपने वैगाबोंड की लाइफ के ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है. सो वी कैन राइट इन दिस हियर. द वैगाबोंड wakes up from his peaceful slumber under the stars much before the sun rise. तो वैगाबोंड होता है वो खुले आसमान के नीचे सोता है और सूर्य उदय होने से पहले वो जाग जाता है. In the pearly light of dawn, he wishes himself in a stream and feels refreshed breathing in the fragrant air.
तो वो क्या करता है, अपने लिए विश करता है कि वो उसको स्ट्रीम मिल जाए, कहीं पे नहाने के लिए धारा मिल जाए तो उसमें नहाए और वहाँ पे जो एयर होती है वो उनकी फ्रेग्रेंस से अपने आप को फ्रेश महसूस करता है। Then he welcomes the sun and is once again impressed by its splendors, और उसके दोबारा वो सन का वेलकम करता है और उसके जो शानदार दृश्य जो होता है सन के निकलने का उसका वेलकम करता है। During the day, he frolics with the hare and deer, and sings with the birds, and fruits from the trees, and water from the spring quenches hunger and the thirst. And the nightfall, he finds a cozy corner and falls asleep listening to the story of the stars. वो दिन में खेलता है, हिरन के साथ खेलता है, पानी से अपनी प्यास बुझाता है और रात को फिर वो सो जाता है उन स्टार्स के नीचे। यानी कि उसकी लाइफ बिल्कुल सिंपल होती है। So in this way we can write the paragraph. Next, discuss in the class. Be content with what you have. Rejoice in way things are. When you realize that there is nothing lacking, the whole world belongs to you, said Lao Tzu, an ancient Chinese philosopher, express your views. तो एक चाइनीज फिलोसफर हैं, उन्होंने कहा था कि अगर हमें ये मैं पता लग जाए कि जो भी हमारे पास है वो सब कुछ इनफ है, यानी कि हम कंटेंट बन जाएं, यानी कि जो भी हमारे पास है उससे हम संतुष्ट हो जाएं, हमारी और चाहने की और कुछ पाने की कामना ना रहे, तो हम दुनिया के सबसे, यानी कि हमें लगेगा कि हम बहुत खुश हैं, हम बहुत सही हैं। हम तभी खुश हो सकते हैं अगर हम हमारे अंदर कंटेंटमेंट आ जाए, संतुष्टि आ जाए कि हमारे पास जो है वो सही है। इस पे डिस्कस करना है, राइट? सो आंसर दिस क्वेश्चन यू शुड राइट बाय योरसेल्फ, राइट? नेक्स्ट, appreciation. As you already know, repeating a word, phrase, or stanza more than once for emphasis is called repetition. Repetition can be used to emphasize the signification of the text. Which stanza has been repeated in the poem and why? तो जैसे कि हमें पता है कि हम कभी-कभी क्या करते हैं कि कुछ लाइंस को, कुछ स्टैंजर्स को या कोई पोएट किसी लाइन या स्टैंजा को अपनी पोएम्स के अंदर बार-बार लिखता है, यूज करता है। उसका क्या पर्पस होता है? बेसिकली उसका पर्पस होता है कि वो उस बात को ज्यादा एम्फसाइज करना चाहता है, ज्यादा जोर देके दिखाना चाहता है, बताना चाहता है। तो हमें बताना है कि कौन सा स्टैंजा यहाँ पे रिपीटली यूज हुआ है, बार-बार रेपिटेशन हुआ है उसका। तो आंसर वी कैन राइट है स्टैंजा 3 हैज बीन रिपीटेड, यानी कि जो स्टैंजा 3 है उसको बार-बार यूज किया गया है। The repetition stresses the poet's love of nature and his readiness to accept death whatever it comes. जो स्टैंजर के रेपिटेशन का पर्पस है, मतलब है वो ये है कि पोइट दिखाना चाहता है कि उसको नेचर से प्यार है और वो किसी भी तरह की मुसीबत को सहने के लिए, चाहे वो डेथ क्यों ना हो, चाहे वो मृत्यु क्यों ना हो, उसको सहने के लिए वो तैयार है, राइट? So this is all about this poem and soon I'll send the answer key. So dear students, if you want to ask anything